राइट। थोड़ा सा यहाँ पे हम इन हाइपो जो इनके जो हेलस एसिड है, जो ऑक्सो एसिड्स हैं हेलोजेंस के, इनका अगर हम एसिडिक करेक्टर कंपेयर करें तो वो इस ऑर्डर में रहेगा। सबसे ज्यादा जो एसिडिक है वो होगा HClO4, इससे कम एसिडिक होगा HClO3, उससे कम एसिडिक होगा HClO2। ये क्वेश्चन है जो आपको पीडीएफ दिए सॉल्व करने के लिए, उसमें शायद ये क्वेश्चन है। और सबसे कम एसिडिक कौन होगा? HOCl। इनका जो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है एसिडिक करेक्टर का, वो इस वजह से है क्योंकि जब ये HClO4, HClO3, HClO2, HOCl, H पॉजिटिव आयन लूज करेगा तो बनेगा ClO4 नेगेटिव, ClO3 नेगेटिव, ClO2 नेगेटिव एंड OCl नेगेटिव। तो H पॉजिटिव आयन लूज करने के बाद जो स्पीशीज बन रही हैं ClO4 नेगेटिव, ClO3 नेगेटिव, ClO2 नेगेटिव, OCl नेगेटिव, इन सभी में जो ClO4 नेगेटिव है इसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। ये सबसे ज्यादा स्टेबल आयन है और इसीलिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर ये वाला फिर से बता दिए, उस दिन समझ नहीं आया था। अच्छा ठीक है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। देखिए, जो ऑक्सो एसिड्स हैं हेलोजेंस के, मैंने इसमें क्लोरीन का लिया हुआ है। जैसे HClO4 है, HClO3, HClO2, HOCl, इन सब में सबसे ज्यादा जो एसिडिक है वो HClO4 नेगेटिव है। इसकी वजह यह है, जब ये HClO4 नेगेटिव, HClO4 H पॉजिटिव आयन को लूज करेगा तो जो आयन बनेगा ClO4 नेगेटिव, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। यानी कि HClO4 नेगेटिव की टेंडेंसी H पॉजिटिव आयन को लूज करके इस ClO4 नेगेटिव जो स्टेबल आयन है इसमें कन्वर्ट होने की सबसे ज्यादा होगी। ये ClO3 नेगेटिव ClO4 नेगेटिव से कम स्टेबल है। ClO2 negative is less stable than ClO3 negative, and OCl negative is the least stable. Now the question comes, why this ClO4 negative is more stable? So it can be answered on this basis. This is your ClO4 negative ion, and it can form 4 resonating structures. इस तरह से देखिए आप, यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है पहले इस ऑक्सीजन एटम पे था, अब इस ऑक्सीजन पे आ गया, नेक्स्ट कहाँ जाएगा? यहाँ आ जाएगा, और नेक्स्ट टाइम पे यहाँ भी आ सकता है। तो कुल मिलाकर के जो ClO4 नेगेटिव आयन है, इसमें जो नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम्स पर है। और नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन जितने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर होता है उतनी आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो इस तरह से जो ClO4 नेगेटिव है इसमें 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं, जबकि ClO3 नेगेटिव में कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। ClO2 नेगेटिव में 2 बनेंगे और यहाँ एक भी नहीं बनेगा। तो इस बात को सब बच्चे ध्यान रखेंगे, जो नेगेटिव चार्ज है उसका डीलोकलाइजेशन अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स पर हो रहा है, जो कि ऑक्सीजन काफी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो आयन है उसकी स्टेबिलिटी रेजोनेंस की वजह से नेगेटिव चार्ज के ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब एटम्स पर डीलोकलाइजेशन की वजह से बढ़ जाएगी। तो आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाता है आउट ऑफ HClO4, HClO3, HClO2, HOCl विच इज द मोस्ट एसिडिक, तो आप बताएंगे HClO4। पूछेंगे व्हाई इज इट मोस्ट एसिडिक, तो आप आंसर करें बिकॉज द आयन फॉर्म्ड after the loss of H positive ion or after the release of H positive ion, that is ClO4 negative ion, is highly stable due to more number of resonating structures. तो इसीलिए HClO4 की स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होगी जल्दी से H पॉजिटिव आयन को लूज करें
और ज्यादा स्टेबल ClO4 नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आउट ऑफ ClO4 नेगेटिव एंड ClO3 नेगेटिव विच इज मोर स्टेबल, तो आप बताएंगे ClO4 negative is more stable because in case of ClO4 negative 4 resonating structures are possible, while in case of ClO3 negative 3 resonating structures are possible। जितने ज़्यादा resonating structures होते हैं उतनी मॉलिक्यूल की एनर्जी, आयनिक स्पीशीज की एनर्जी कम होती है, और जितनी एनर्जी कम उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो ClO4 negative is more resonatingly stabilized देन ClO3 नेगेटिव। तो इन क्वेश्चन का इस तरह से आप आंसर करेंगे। मैंने जो MCQs आपको दी उसमें मुझे ध्यान है कुछ ना कुछ क्वेश्चन इस पैटर्न पे रहा होगा। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट कंपाउंड, नेक्स्ट ग्रुप, दैट इज 18 ग्रुप एलिमेंट्स। सो 18 ग्रुप एलिमेंट्स आप सभी को मालूम है, इनको जीरो ग्रुप भी बोल देते हैं, नोबल गैसेस भी बोल देते हैं, इनर्ट गैसेस भी बोल देते हैं। और इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन एंड ओगेनिसॉन, ये इनके मेंबर्स हैं। और इन सभी की जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट है एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 हैं। बाकी सब में जो ऑक्टेट है वो कैसा है? कंप्लीटेड है। दीज आर ऑल गैसेस and chemically unreacted. They form very few compound, because of this they were termed as noble gases। इनके compounds नहीं बनते। ये माना जाता है केमिकल स्टेबिलिटी के लिए, if any species have 8 electron in its outermost shell, then it is regarded as a stable species। ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि जिनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, जैसे नोबल गैसेज हैं, वो जनरली केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। इनकी अकरेंस की अगर हम बात करें, रेडॉन और ओगेनिसॉन के अलावा ये सभी गैसेस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, ये सब नेचर में मिलती हैं। लेकिन रेडॉन और ओगेनिसॉन को हम आर्टिफिशियल मीन्स से बनाते हैं। देखिए किस तरह से बनाएंगे। रेडॉन इज ऑब्टेन्ड एज अ डिके प्रोडक्ट ऑफ रेडियम 226। रेडियम का जो ये आइसोटोप है 226 वाला, इसका जब डिके होता है तब रेडॉन फॉर्म होता है। तो क्वेश्चन आ सकता है नीट में, जेई में, ये क्वेश्चन दे दें और यहाँ छोड़ दें, या पूछ सकते हैं रेडियम कैन बी कन्वर्टेड इनटू रेडॉन बाय द रिलीज ऑफ, तो आयंस दे दें, बीटा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन, कुछ भी दे सकते हैं। तो उसमें से अल्फा पार्टिकल आपका आंसर होना चाहिए। तो ये वो पोर्शन है जिससे बच्चे बहुत कम ध्यान देते हैं, लेकिन आपको जब एनसीईआरटी तैयारी कर रहे हैं आप, तो आपको सभी तैयार करना है। सो रेडॉन इज ऑब्टेन्ड एज अ डिके प्रोडक्ट ऑफ रेडियम 226। जब ये डिके होगा तो ये हीलियम को लूज कर देगा और रेडॉन को बनाएगा, जिसका एटॉमिक नंबर 86 और मास नंबर 222 होता है। इसी तरह से जो ऑर्गेनिसॉन है, इसको भी हमने सिंथेसाइज किया है। कैसे? जब हम कैलिफोर्नियम Cf के एटम्स पर कैल्शियम आयंस का बम्बार्डमेंट कराते हैं। ऑर्गेनिसॉन हैज बीन सिंथेटिकली प्रोड्यूस्ड बाय कोलिजन ऑफ कैलिफोर्नियम एटम्स एंड कैल्शियम आयंस। तो जब आप ये इसका रिएक्शन कराएंगे तो इस रिएक्शन के थ्रू ऑर्गेनिसॉन बन जाएगा और 3 जो न्यूट्रॉन्स हैं वो निकल जाएंगे। तो क्वेश्चन आ सकता है आपको, ये क्वेश्चन दे दें और यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स दे दें, तो 3n आएगा यहाँ पर। हो सकता है आपको ये पोर्शन दे दें और प्रोडक्ट पूछें, तो मुझे बहुत अच्छे सा आइडिया है, अगर ये क्वेश्चन दे दिया और कहा कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन, तो 90% बच्चा इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो इन चीज़ों को बहुत लाइटली ले लेता है। तो जो चीज़ें बच्चे लाइटली लेते हैं मैं उनको आपको बताता चलता हूँ, और टीचर्स भी पढ़ाते समय बहुत लाइटली ले लेते हैं कि ये तो ऐसे ही बताया गया है क्वेश्चन, लेकिन जिसे पेपर को टफ बनाना है वो इसी तरह की बारीक लाइनों को उठा करके एग्जाम में देते हैं। और जो बच्चा पूरी एनसीईआरटी की तैयारी करता है उससे कहीं भी आप पूछ लो, उसको कोई ऐसी लाइन मिलेगी लगेगी नहीं, उसको सब एक सही लगेगा। तो रेडॉन को कैसे बनाएंगे हम? बाय डिके ऑफ रेडियम, एंड ऑर्गेनिसॉन हैज बीन सिंथेटिकली प्रोड्यूस्ड बाय कोलिजन ऑफ कैलिफोर्नियम एटम बाय
कैल्शियम आयंस। तो ये इक्वेशन आप याद रखेंगे। एटमॉस्फेयर में जो ये नोबल गैसेस हैं, ये टोटल जो एटमॉस्फेरिक वॉल्यूम है उसका 1% बनाते हैं, और इनमें से सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो आर्गन की है। क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैस इज प्रेजेंट मोस्ट अबेंडेंटली इन द एटमॉस्फेयर? तो आर्गन। हीलियम and sometimes neon are found in minerals of radioactive origin, जैसे पिच ब्लेंडी है, मोनेजाइट है, क्लेविटाइट है। ये सब के साथ मिल सकता है हीलियम और नियॉन। जो कमर्शियली हमें हीलियम मिलता है वो नेचुरल गैस से मिलता है। नेचुरल गैस मिलती है हमें पीट से, दलदल से, मॉइस्ट प्लेसेस से। नेचुरल गैस का मतलब है CH4। उसी के साथ बहुत कम परसेंटेज में हीलियम गैस ही प्रेजेंट रहती है, जिसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हैं। जिनॉन और रेडॉन जो रेयरेस्ट एलिमेंट हैं इस ग्रुप के, मैंने आपको बताया रेडॉन को आप रेडियम के डीके से ऑब्टेन करेंगे, और ओगेनिसॉन को जब आप कैलिफोर्नियम के एटम्स पर कैल्शियम आयंस की बम्बार्डमेंट करेंगे तब बजेगा। आज आप सब बच्चे कोशिश करेंगे इस पैराग्राफ से जो जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए किस तरह से पूछे जा सकते हैं उसको आप लिखेंगे, 1 लाइन के क्वेश्चंस को लिखेंगे और उसका आंसर भी हैंड टू हैंड बना लिख लेंगे। क्वेश्चन आता है, व्हाई आर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18 आर नोन एज नोबल गैसेस? जैसे समाज में भी हमारे होते हैं, सोसाइटी में सज्जन पुरुष, सज्जन पर्सन, तो ऐसा इसलिए इनको बोलते हैं क्योंकि वो किसी से वास्ता नहीं रखते हैं। वही हाल इनका भी है नोबल गैसेस का। दे हैव ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड, आउटर मोस्ट के जो ऑर्बिटल्स हैं दे हैव कंप्लीटली फिल्ड and therefore react with a very few elements only under certain conditions. Therefore they are now known as noble gases. So ये आंसर आप सभी की समझ में आ गया, ऐसे ही आंसर करना है। देखिए जो ओगेनिसॉन है उसका हाफ लाइफ पीरियड बहुत कम है, 0.7 मिलीसेकेंड। Therefore mainly predictions about its chemistry has been made. बहुत ही जो मिलीसेकेंड का हाफ लाइफ पीरियड है, तो बहुत मुश्किल है कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन इसके बारे में हम कुछ कर पाएँ, ठीक है, क्योंकि इसका हाफ लाइफ पीरियड काफ़ी कम है। एक्सेप्ट ऑर्गेनिसॉन इम्पॉर्टेंट एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अदर एलिमेंट्स हमको पढ़ना है, ये इस टेबल में दी गई है। देखिए एटॉमिक रेडियस की बात करें तो जैसा ट्रेंड अभी तक बताते आए हैं, सेकंड और थर्ड, यहाँ देखिए फर्स्ट और सेकंड में भी ज़्यादा डिफरेंस है, और फिर सेकंड और थर्ड में भी डिफरेंस है। हीलियम फर्स्ट पीरियड का मेंबर है, हीलियम फर्स्ट पीरियड, नियॉन सेकंड एंड आर्गन थर्ड। इनके साइज में डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है स्ट्रॉन्ग शील्डिंग की वजह से। और देखिए आप थर्ड और फोर्थ पीरियड और फिफ्थ पीरियड के मेंबर्स में साइज का डिफरेंस काफ़ी कम है, और इसका आंसर आप बताएंगे पुअर शील्डिंग इफेक्ट। और इनके में डिफरेंस ज़्यादा है, तो ये आप आंसर करेंगे स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय डी सबशेल, प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय एस सबशेल इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कितनी ज़्यादा है। हीलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी पूरी पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स है सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इसका साइज सबसे छोटा है और इसका डुप्लेट कंप्लीट है, इसकी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हीलियम हैज द मोस्ट हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी काफ़ी कम है, इनकी वैल्यू देखिए, कोई रेस्पॉन्स शो ही नहीं करते, इलेक्ट्रॉन आए जाए। डेंसिटी आपको जैसा मालूम है टॉप टू बॉटम चलने पे बढ़ रही है। मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी लो है, बॉइलिंग पॉइंट देखिए कितने लो है, 4.2 केल्विन, बहुत ही लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है। और इसका रीज़न ये है कि इनमें वीक वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस रहते हैं। अगर क्वेश्चन आता है व्हाई द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ नोबल गैसेज आर वेरी लो, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वीक वान डेर वाल्स फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। सब गैसेज हैं ये, और किसी तरह का कोई बॉन्ड बनाते नहीं है, आयनिक, केमिकल बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। तो इनके जो एटम्स हैं इनके बीच में केवल और केवल वीक वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एग्जिस्ट कर सकते हैं, और इसलिए इनके मेल्टिंग वाले पॉइंट्स बहुत कम होते हैं। एक क्वेश्चन आता है हमारे पास,
जो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन और रेडॉन की अगर बात करें, इनके एटॉमिक साइजेस इनके जो पीरियड के मेंबर्स हैं उनसे ज़्यादा हैं। जैसे हाइड्रोजन के मुकाबले में हीलियम का साइज बढ़ जाएगा, जो लास्ट मेंबर है फ्लोरीन उसके मुकाबले में नियॉन का साइज बढ़ जाएगा, हालांकि छोटा होना चाहिए। क्लोरीन के मुकाबले में आर्गन का साइज फिर से बढ़ जाएगा, Br के मुकाबले में क्रिप्टन का साइज बढ़ जाएगा, आयोडीन के मुकाबले में जिनॉन का साइज बढ़ जाएगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, अपने अपने पीरियड के सबसे छोटे मेंबर्स होने चाहिए ये नोबल गैसेज, लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो, लेकिन अचानक से इनका साइज जो है वो बढ़ जाता है। और इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि अगर हम फ्लोरीन के केस में साइज पता करने की कोशिश करें तो एक फ्लोरीन एटम ये है, एक फ्लोरीन एटम ये है, और इनके बीच की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस निकाल ली हमने, मान लीजिए 10 थी और उसको डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, तो ये फ्लोरीन की एटॉमिक रेडियस हो गई या फ्लोरीन की एक कोवलेंट रेडियस हो गई। अब नोबल गैसेस के केस में क्या है, ये किसी तरह का कोई भी बॉन्ड तो बनाते नहीं है एक दूसरे के साथ, तो ये एक दूसरे से कुछ ना कुछ डिस्टेंस पे रहेंगे, इस तरह से कांटेक्ट में नहीं आते। और अब जब इनके बीच में वीक वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रहा है और इनके बीच की बॉन्ड लेंथ का आप हाफ करोगे, तो जाहिर सी बात है वो हर केस में ये जो कोवलेंट रेडियाई है उससे ज़्यादा ही आएगा। और ये जो रेडियाई हम कैलकुलेट कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं नोबल गैसेस के केस में, जिसमें एटम्स आर नॉट इन कांटेक्ट विद ईच अदर और दे आर अट्रैक्टेड बाय वीक वांडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ओनली, तो यहाँ जो हम रेडियाई कैलकुलेट कर पाते हैं वो कौन सी रहेगी? वांडरवाल रेडियाई रहेगी। तो ये बात ध्यान रखेंगे, नोबल गैसेस में जो रेडियाई हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, वो वांडरवाल रेडियाई ही कर सकते हैं, जबकि एटम्स एक दूसरे के कांटेक्ट में ना हो, टच ना कर रहे हो। तो हर कीमत पर वांडरवाल रेडियाई का जो मैग्नीट्यूड है that will always be greater than the covalent radii. That's why noble gases have comparatively large atomic sizes than the previous group elements. इस बात को सब बच्चे ध्यान रखेंगे। देखिए, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, सब भरे हुए हैं, आयनिक एंथैल्पी बहुत ज़्यादा, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, जो टॉप टू बॉटम चलेंगे तो एटॉमिक रेडियाई बढ़ेगी, नो डाउट, लेकिन अपने अपने पीरियड में इनकी एटॉमिक रेडियाई जो 16 ग्रुप के मेंबर्स हैं उनके मुकाबले बढ़ जाती है, क्योंकि नोबल गैसेस के केस में हम केवल वांडरवाल रेडियाई ही मेजर कर सकते हैं, कोवलेंट रेडियाई मेजर नहीं कर सकते, और वांडरवाल रेडियाई हमेशा कोवलेंट रेडियाई से ज़्यादा ही होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। ये सभी मोनो एटॉमिक फॉर्म में रहते हैं, कलरलेस हैं, ओडरलेस हैं, टेस्टलेस हैं। दे आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर बहुत बहुत कम है। दे हैव वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स because the only type of interatomic interaction in these element is weak dispersion forces. dispersion forces बोल दीजिए, वांडरवाल फोर्सेस बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, एक ही बात है, लंदन फोर्सेस बोल दीजिए। तो लंदन फोर्सेस, डिस्पर्जन फोर्सेस, वीक वांडरवाल फोर्सेस, सारी बातें एक ही हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स कम क्यों हैं, तो आप सीधा सीधा आंसर करेंगे बिकॉज the only one type of interatomic interaction in these element is weak dispersion forces or van der Waals forces or London forces. Helium has lowest boiling point of any known substance. आपसे क्वेश्चन आ सकता है, name the lowest boiling point element, तो कौन रहेगा? हीलियम रहेगा। It has an unusual property of diffusing through most commonly used laboratory materials such as rubber, glass and plastic। इतना छोटा साइज है हीलियम का जिसकी वजह से ये ग्लास, रबर, प्लास्टिक तक से डिफ्यूज हो जाते हैं। और अगर आपको याद आ रहा हो तो सोल्यूशन चैप्टर में जो डाइविंग एपरेटस की हम बात कर रहे थे, वहां पर भी नाइट्रोजन की परसेंटेज कम करके हीलियम को ही भरा था, बिकॉज इट कैन बी डिफ्यूज्ड इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इस तरह से रहता है,
नोबल गैसेज हैव वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट। तो अभी जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे वही आ गया। नोबल गैसेज बीइंग मोनोएटॉमिक have no interatomic forces except weak dispersion forces, and therefore they are liquefied at very low temperatures and hence very low boiling point. Main reason क्या है? weak dispersion forces. weak dispersion forces की वजह से इनके जो boiling points हैं वो बहुत बहुत लो हैं। Now we go for chemical properties. आपको मालूम है ये सभी गैसेस नोबल हैं, बहुत कम रिएक्टिविटी इनकी है, इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा है क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट है, डुप्लेट कंप्लीट है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो पॉजिटिव है, यानी कि अगर आप इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहोगे तो उल्टा आपको एनर्जी देनी पड़ेगी तब जाके इलेक्ट्रॉन इसमें गेन होगा, और वो भी बहुत ही डिफिकल्टी से। उसके लिए भी बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको देनी पड़ती है। 1960 तक यही मानते थे कि नोबल गैसेस से कंपाउंड्स नहीं बनते, लेकिन एक साइंटिस्ट है नील बर्टलेट ने देखा कि जो डाई ऑक्सीजन है वो PtF6 के साथ केमिकली रिएक्ट कर पा रहा है और ये रेड कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है O2PtF6 नेगेटिव। ये कॉम्प्लेक्स है। नील बर्टलेट ने ऑब्जर्व किया जो डाई ऑक्सीजन है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी है 1175 किलो जूल पर मोल, यानी कि O2 में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 1175 किलो जूल पर मोल एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। और नील बर्टलेट ने देखा जो जिनॉन का एटम है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट कितनी है? 1170 किलो जूल पर मोल, जो कि डाई ऑक्सीजन से 5 किलो जूल पर मोल कम है। तो नील बर्टलेट ने सोचा जब ये डाई ऑक्सीजन जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी 1175 है इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल पा रहे हैं, तो जो जिनॉन है जिसका आयनाइजेशन एंथैल्पी तो डाई ऑक्सीजन से भी कम है 5, तो इसको भी PtF6 के साथ कंपाउंड बनाना चाहिए। और यही सोच करके जब इन्होंने केमिकल रिएक्शन लगाई PtF6 और Xe के बीच में तो इनको सक्सेस मिली और फर्स्ट एवर नोन कंपाउंड जो नोबल गैस का है वो इन्होंने सिंथेसाइज किया। तो क्या बेस था? ऑलमोस्ट सिमिलर आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ डाई ऑक्सीजन एंड जिनॉन। बच्चे क्या करते हैं? ऑक्सीजन और जिनॉन लिख देते हैं, वो गलत है। सिमिलर आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ डाई ऑक्सीजन एंड जिनॉन की वजह से ये जो फर्स्ट कंपाउंड है नोबल गैसेस का वो सिंथेसाइज हो पाया। और जब ये बात पता चल गई नोबल गैसेस कंपाउंड बना सकते हैं, फिर तो काफी लोगों ने ट्राई करना शुरू किया और फिर उन्हें सक्सेस मिलती चली गई। देखिए इस डिस्कवरी के बाद जिनॉन के बहुत से कंपाउंड्स बनाए जाने लगे, लेकिन जिनॉन जो कंपाउंड बनाएगा या तो ऑक्सीजन के साथ बनाएगा या फिर फ्लोरीन के साथ बनाएगा। इसकी वजह क्या है? ऑक्सीजन और फ्लोरीन दोनों ही बहुत छोटे एटम्स हैं, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज काफी ज्यादा हैं। तो यही जो छोटे एटम्स हैं ये जिनॉन में से, ये जिनॉन का एटम मान लीजिए और ये छोटा सा फ्लोरीन है, इस पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत डेंस है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी बहुत ज़्यादा है। तो जब ये फ्लोरीन बहुत छोटे साइज का है तो ये बहुत क्लोजली इस जिनॉन एटम को अप्रोच कर सकता है, बहुत इसके पास जा सकता है, और जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जिनॉन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसमें रिपल्शन लगाएगा और रिपल्शन को मिनिमाइज करने की जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है। कहने का मतलब ये है जिनॉन कंपाउंड तभी बनाएगा जब उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए तैयार हो, एक्साइटेड स्टेट में।
तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब ये जिनॉन के एटम पर कोई बहुत ज़्यादा रिपल्शन लगाए। तो ऐसा काम दो ही एटम कर पा रहे हैं अभी तक जो देखा गया है, या तो फ्लोरीन होगा या ऑक्सीजन होगा। तो अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, व्हाई द ट्रू कंपाउंड्स ऑफ जिनन आर नोन ओनली विथ फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन, तो इसका आप आंसर करेंगे बिकॉज फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन बोथ आर वेरी स्मॉल साइज एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स या मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। इसलिए जिनॉन के जो कंपाउंड्स हैं वो केवल और केवल या तो ऑक्सीजन के साथ मिल रहे हैं या फ्लोरीन के साथ हमें मिल रहे हैं। इनके कंपाउंड्स की अगर हम बात करें, देखिए बहुत ही आसान है इन्हें याद रखना। जिनॉन की रिएक्शन फ्लोरीन से XeF2, जिनॉन की रिएक्शन फ्लोरीन से XeF4, जिनॉन की रिएक्शन फ्लोरीन से XeF6। इस केस में आप याद रखेंगे 685, 685 और 1760, ये दो चीजें याद रखेंगे। यानी कि जब टेम्परेचर है 673 केल्विन तो बनेगा XeF2। जब टेम्परेचर है और प्रेशर कितना लेंगे उससे 1 बार, जब टेम्परेचर है 873 केल्विन और प्रेशर है 7 बार तो बनेगा आपका XeF4। ये रिएक्शन कंडीशन मेंटेन करनी तभी बनेगा। और जब टेम्परेचर 573 केल्विन है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर 60 to 70 या 60 भी लिख देंगे तब भी चलेगा, तब बनेगा XeF6। तो आपको यहाँ पर सबसे आसानी पड़ती है कि आप 685 और 1760 याद कर लें। तो 673 और 1 बार प्रेशर पर XeF2, 873 और 7 बार प्रेशर पर XeF4, 573 और 60 बार प्रेशर पर XeF6। इसी तरह से जो जिनॉन हेक्साफ्लोराइड है वो एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फ्लोरिनेटिंग एजेंट से रिएक्शन करके भी बना सकते हैं। अगर आप XeF4 की रिएक्शन O2F2 से करो जो कि बहुत ही बढ़िया फ्लोरिनेटिंग एजेंट है, फ्लोरिनेटिंग एजेंट का मतलब फ्लोरीन को रिलीज कर सकता है। तो ये दो जो फ्लोरीन के एटम्स है इसको O2F2 आसानी से रिलीज कर पाता है और ये दोनों F2 किससे संग चले जाएंगे, XeF4 के साथ चले जाएंगे और ये बन जाएगा आपके सामने XeF6 और O2 बन जाएगा आपके लिए। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो जिनॉन हेक्साफ्लोराइड है वो किसी अच्छे फ्लोरिनेटिंग एजेंट से XeF4 की रिएक्शन कराने पर बनाया जा सकता है, क्योंकि ये फ्लोरीन जो है वो रिलीज हो जाएगा और XeF4 से कंबाइन करके जिनॉन हेक्साफ्लोराइड बना पाएगा। ये XeF2, XeF4, XeF6 सब कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं और तेजी से सबलाइम हो जाते हैं, यानी कि डायरेक्टली सॉलिड से गैसेस स्टेट में चेंज हो जाते हैं। और ये सभी पावरफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट हैं, यानी कि फ्लोरीन को रिलीज कर सकते हैं। इनकी रिएक्शन अगर आप वाटर से पढ़ेंगे तो ये बहुत तेजी से वाटर के साथ हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। अगर वाटर की अमाउंट काफ़ी कम भी है तो ट्रेसेस ऑफ वाटर भी तब भी कर रहे हैं। इनको याद करना बहुत आसान है। XeF2 की हाइड्रोलिसिस अगर आप करेंगे तो 3 कंपाउंड बनेंगे, XeHF और O2। अगर आप XeF4 की हाइड्रोलिसिस करेंगे अगर आप XeF4 की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो 4 कंपाउंड बनेंगे। XeF4 में 4 कंपाउंड बनेंगे हाइड्रोलिसिस से, XeHF और O2, बिल्कुल वही जैसा कि आपने XeF2 में बनाए थे, XeHF और O2। और यहाँ पे एक फोर्थ जो प्रोडक्ट है वो बनेगा XeO3, यानी कि XeF2 की हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो 3 प्रोडक्ट XeHFO2 और XeF4 की कराएंगे तो 4 प्रोडक्ट XeHFO2 तो वही बनेंगे, साथ में XeO3 और बनेगा। इसी तरह से अगर आपने अगर आपने XeF6 की रिएक्शन वाटर से की, अगर आपने XeF6 की रिएक्शन वाटर से की और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस की, 3 वाटर मॉलिक्यूल लिए
तो जितने वाटर मॉलिक्यूल आप लेंगे उतने ऑक्सीजन वाला कंपाउंड बनेगा XCO3 और HF सब में बनना ही बनना है। अगर आपने HCF की हाइड्रोलिसिस पार्शियल की, एक वाटर मॉलिक्यूल लिया तो एक ऑक्सीजन क्योंकि यहाँ पर है तो एक ऑक्सीजन वाला कंपाउंड बनेगा XeOF4, HF सभी में बनना ही बनना है। इसी तरह से अगर आपने हाइड्रोलिसिस में दो वाटर मॉलिक्यूल यूज किए तो दो ऑक्सीजन वाला कंपाउंड बनना है XeO2F2 और HF हर एक में बनेगा ही बनेगा। आपने देखा सभी रिएक्शंस में HF जरूर बनना है। मैं फिर से आपको याद दिला देता हूँ, देखिए बहुत आसान है याद करना। अगर XeF2 की हाइड्रोलिसिस आपने की तो तीन प्रोडक्ट्स मिलेंगे XeHFO2। अगर आप XeF4 की कराएंगे तो चार प्रोडक्ट मिलेंगे XeHFO2 तो वैसे ही मिलेगा, साथ में क्या बनेगा XeO3, जो फोर्थ प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा XeO3 रहेगा। इसी तरह से XeF6 की अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे जिसमें तीन वाटर मॉलिक्यूल लिए हैं तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें तीन ऑक्सीजन आएंगे XeO3 और HF, सब में बनना ही बनना है। अगर आपने पार्शियल हाइड्रोलिसिस की और एक वाटर मॉलिक्यूल यूज किया, एक ऑक्सीजन वाला वाटर लिया तो XeOF4 बन जाएगा और HF बन जाएगा। अगर आपने दो वाटर मॉलिक्यूल लिए तो दो वाला कंपाउंड बन जाएगा XeO2F2 और HF। आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको रटा दूंगा ये चीजें। जैसे ये है, देखिए बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। XeF की हाइड्रोलिसिस हो रही है वाटर के साथ और XeO2F2 बन रहा है, यानी कि जो प्रोडक्ट है उसमें कितने ऑक्सीजन आ रहे हैं, यहाँ पर दो आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कितने वाटर मॉलिक्यूल लेंगे आप, टू लेंगे, जैसा अभी आपने सीखा था ऊपर वाला। तो बहुत आसान है आपको पता करना, जितने ऑक्सीजन आपके प्रोडक्ट में बन रहे हो हाइड्रोलिसिस में उतने ही वाटर मॉलिक्यूल आप लेते हैं, ठीक है। ये एक एक्सप्लोसिव सॉलिड है, पिरामिडल इसका स्ट्रक्चर है, ये बात को बात करेंगे अभी। लेकिन आप देखेंगे जितनी भी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है, चाहे HF की हो, सॉरी चाहे XeF4 की हो, चाहे XeF2 की हो, चाहे XeF6 की हो, इनमें से कोई भी रिएक्शन आपकी रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, क्योंकि जो ऑक्सीडेशन स्टेट आपको लेफ्ट में मिलेगी जिनॉन की वही राइट में भी मिलेगी। जो ऑक्सीडेशन स्टेट आपको ऑक्सीजन की लेफ्ट में मिलेगी वही राइट में मिलेगी। तो XeF की जो हाइड्रोलिसिस की रिएक्शंस हैं इनमें से कोई सी भी रिएक्शन आपकी रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, ठीक है। इनके थोड़े से यूज पढ़ लेते हैं हम। देखिए हीलियम नॉन इन्फ्लेमेबल है, लाइट गैस है, hence it is used in filling balloons and meteorological observations. It is also used in gas cooled nuclear reactor. Liquid helium find use as a cryogenic agent, ऐसा एजेंट जो बहुत ही लो टेम्परेचर मेंटेन कर सकता है for carrying out various experiments at low temperature. It is used to produce and sustain powerful superconducting magnet which form an essential part of NMR spectrometer and magnetic resonance imaging, MRI जिसे बोलते हैं, for clinical diagnosis. So it is used as a diluent for oxygen in modern diving apparatus because of very low solubility in blood. टाइम लगभग ओवर हो रहा है। आज आप सभी बच्चे क्या करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस एनसीईआरटी के हैं इंटेक्स क्वेश्चन 7.1 से लेके और ये 7.34 तक ये करेंगे और एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। कल मैं केवल आपसे थोड़ा बहुत 18 ग्रुप ही सुनूंगा। मैंने मान के चल रहा हूँ 18 ग्रुप मैंने अभी आपको याद नहीं कराया है, मैं कल फिर पढ़ा के आपको याद कराऊंगा, लेकिन एक नॉलेज आपको मिल गई है 18 ग्रुप के बारे में। और जो आज मैं क्वेश्चन जो दूंगा वो सब आप सॉल्व करेंगे अपनी एनसीईआरटी की हेल्प से, ठीक है। आज इतना ही रहने दे रहे हैं, कल बात करेंगे। जिन बच्चों की फीस रह गई वो बच्चे फीस जमा करें भाई, ठीक है। आप इसको पढ़ लें और